आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ लिवर और लिवर से जो कंबाइन जो निकलता है बाइल जूस उसके फंक्शंस। तो फर्स्टली लिवर के क्या क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर। बहुत सारे फंक्शंस हैं लिवर के और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ लिवर, इनको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो लिवर का फंक्शन क्या है, इट सिक्रीट्स बाइल जूस या बाइल भी कह देते हैं हम इसे खाली। बाइल जूस जो है वो लिवर से सिक्रीट होता है। हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि जो लिवर है, लिवर के अंदर होते हैं हिपैटोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स में से निकलती हैं इस तरह से कॉर्ड्स, और कॉर्ड ये हिपैटिक लोब्यूल्स और कॉर्ड्स के अंदर होते हैं ये हिपैटोसाइट्स, और इन हिपैटोसाइट्स के अंदर बनता है बाइल जूस जो कंबाइन होकर लिवर में से निकलता है। दोनों लोब्स जो हैं अपनी अलग अलग डक्ट यानी कि अपनी अपनी ट्यूब निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। उसके बाद हिपैटिक डक्ट जो है वो कंबाइन हो जाती है लिवर के ही पीछे प्रेजेंट गॉल ब्लैडर की डक्ट से जिसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। अब ये हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट कहां पर ओपन होती है, ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ये ओपन होती है इनटू द जर्जिनम। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसका फंक्शन है बाइल जूस को स्टोर करना, और बाइल जूस बनाता कौन है, लिवर। सेकेंड फंक्शन जो है लिवर का वो है कि ये बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जितने भी विटामिन्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, कोई भी चीज है, हम जो भी न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्टली ही, अगर हम कोई चीज खा रहे हैं, सपोज कहते हैं कि गाजर खाने से जो है आपको कहा होगा कि आंखों की रोशनी तेज होती है, उसके अंदर विटामिन ए होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने गाजर खाई और विटामिन ए गाजर के अंदर था वो सीधा आपके अंदर ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम जो भी फूड खाते हैं उसके अंदर हर एक सब्सटेंस जो है अपनी एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो विटामिन ए भी जो है वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म दैट इज बीटा कैरोटीन में होता है, और इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट किया जाता है इन आवर लिवर। तो हम जो भी कैरेट्स खाएंगे, गाजर खाएंगे, उसमें क्या होगा, बीटा कैरोटीन, लेकिन वो बीटा कैरोटीन एज इट इज हमारी बॉडी के काम का नहीं है, तो लिवर में जाकर वो विटामिन ए में कन्वर्ट होता है और फिर वो हमारा जो अलग अलग जो विटामिन के फंक्शंस है वो करता है। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई, के एंड B12, ये सब विटामिन भी जो भी हम फूड खाते हैं उस वो कैसे बनते हैं, हमारे लिवर के अंदर ही बनते हैं और स्टोर होते हैं। बेसिकली ये स्टोर रहते हैं, जब हमें इन विटामिन की जरूरत होती है तो लिवर में से ये रिलीज हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो टूटे फूटे आरबीसी हैं, टूटे फूटे डब्ल्यूबीसी हैं, कोई भी सेल्स जो वॉर्न आउट हैं, वॉर्न आउट का मीन्स टूटे फूटे जो पुराने हो गए हैं, वो सारे सेल्स, वो सारे डब्ल्यूबीसीज, वो सब कहाँ पर जाकर खत्म होते हैं, वो सब डंप हो जाते हैं इनटू द लिवर। जैसे डस्टबिन में हम वेस्ट चीजें टूटी फूटी डाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे हमारी बॉडी के जो सेल्स टूट फूट गए हैं वो सब कहाँ पर आ जाते हैं, इनटू द लिवर। इसके अलावा अगर हमने ज्यादा प्रोटीन खाए हैं, तो प्रोटीन बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड से। जैसे कई सारे मोती मिलकर एक माला बनती है, ऐसे ही कई सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। तो अगर किसी के अंदर ज्यादा प्रोटीन खाने की वजह से ज्यादा अमाइनो एसिड्स हो गए हैं, तो इन अमाइनो एसिड्स को लिवर में स्टोर किया जाता है, लेकिन उससे पहले इसकी क्या की जाती है, डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन का मतलब क्या होता है, अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप रिमूव कर देना, अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप निकाल देना। तो उसकी क्या हो गई, अमाइनो एसिड्स की होगी डीअमाइनेशन। अभी टॉक्सिक नहीं है और इनको लिवर जो है बहुत लंबे टाइम तक अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। इसके अलावा
हमने जो भी एक्सेस में फैटी एसिड्स लिए, हमने जो भी एक्सेस में ग्लिसरॉल लिया, ठीक है, हमने जो भी एक्सेस में ऑर्गेनिक एसिड्स खा लिए, खाने में हम मतलब ज्यादा खाना खाया, हमने ज्यादा फैट लिया, तो ये सारी चीजें भी जो एक्सेस में होती हैं वो सब हमारे लिवर के अंदर ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स जो मैं आपको भी ये बता रही हूँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि जो भी हमने एक्सेस में फैट और जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं बेसिकली, अगर वो हमारी बॉडी में किसी काम के नहीं है तो वो एक्स्ट्रा जो हमने खाए हैं वो कहाँ चले जाएंगे, लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर जाकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनटू द ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट जो फंक्शन है लिवर का वो है ग्लाइकोजेनेसिस। ये टर्म्स ध्यान से याद रखना, पिछली टर्म हमने क्या की थी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि फैट और इन सब चीजों का किसमें बदल जाना, ग्लूकोज में। अब मैं कह रही हूं अगली टर्म क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब, अब अगर आपके ब्लड के अंदर एक्सेस जो है ग्लूकोज बन गया है, तो वो एक्सेस ग्लूकोज कहाँ जाएगा, वो एक्सेस ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लाइकोजन, और ये सारा प्रोसेस भी कहाँ पर होता है, लिवर में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, अब होता क्या है इस तो थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि आप मान लो कि आपने पूरे दिन में जो भी वर्क किया, घूमे फिरे, आपके बेसिक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, वो सारे कामों के लिए आपको जो है एक चपाती जो है वो इनफ थी। एक चपाती अगर मान लो, सपोज कर लो 100 mg ग्लूकोज रिलीज करके दे रही है, तो इतना ग्लूकोज आपको अपने पूरे दिन के काम के लिए इनफ है। लेकिन अब आपने खाई कितनी है, आपने खाई है 2 चपाती, यानी कि आपके अंदर ग्लूकोज कितना बन गया, 200 mg। 100 mg जो था ग्लूकोज, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आपको डेली के अपने काम के लिए कितना ग्लूकोज चाहिए, 100 ग्राम, और वो आपको मान लो, होता नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो आप मान लो आपको एक चपाती से मिलता है, ठीक है, तो वो तो आपने कंज्यूम कर लेना है, खत्म, मतलब आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है ग्लूकोज। लेकिन अगर आपने एक की बजाय 2 चपाती खाई, तो अब क्या होगा, डबल हो गया ग्लूकोज। अब ये जो डबल हुआ ग्लूकोज है ये कहाँ जाएगा, ठीक है, ब्लड की एक कैपेसिटी है, सपोज करो आपका ब्लड जो है वो 100 mg ग्लूकोज को ही स्टोर कर सकता है, इतना ही करता है अप्रोक्सीमेटली वैसे, तो 100 mg ब्लड स्टोर कर सकता है। अब आपके पास कितना है, 200 mg, बाकी कितना बच गया ग्लूकोज, 100 mg, ये कहाँ जाएगा, ये वाला जो ग्लूकोज है एक्स्ट्रा बचा हुआ, ये जाएगा लिवर के अंदर, और अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड फूड है। अब जब कभी आप व्रत रखेंगे, फास्ट रखेंगे, आप खाना नहीं खाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो ग्लाइकोजन है ये वापस ग्लूकोज में बदलकर आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा, उतना ही आएगा जितना आपको बेसिक अपने मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरत है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपने बॉडी, हार्ट ने बीट करना है, आपके ब्रेन ने काम करना है, आपने ब्रीथिंग करनी है, बस बेसिक जो अपनी बॉडी के फंक्शंस है उनके लिए जितना जरूरी है उतना ग्लूकोज वापस ब्लड के अंदर आ जाएगा। अब सपोज कर लो किसी ने खाई 3 चपाती, कैपेसिटी कितनी थी, 1 चपाती, अब 3 चपाती खा ली, तो तीसरे जो चपाती वाला जो बाकी का बचा 100 mg है, 100 mg ब्लड के अंदर ही रह गया, बाकी का 100 जो एक्स्ट्रा mg था वो हमने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। अब लिवर एक बॉडी का ऑर्गन है, आखिर उसकी भी तो कोई कैपेसिटी है कि वो कितना स्टोर कर सकता है, सपोज लिवर की भी कैपेसिटी है कि वो 100 mg ही स्टोर कर सकता है, अभी 100 mg और बचा पड़ा है, 3 चपातियां खा ली किसी ने, तो इसका क्या होगा, अब ये जो 100 mg बचा है ये सारा इसकी होगी ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब आपने एक्स्ट्रा फैट खाया, चाहे ग्लूकोज खाया, कुछ भी खाया, ये सब जो है सारा पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था, और अब जो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपने जो खाया है ये कहाँ जाएगा,
ये सब स्टोर हो जाएगा अंडर द मसल्स, आपकी मसल्स के नीचे क्या बनकर, फैट बनकर, ठीक है। और इसके कारण ही ओबेसिटी यानी कि मोटापा जो है वो होगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और आपको एक ही चपाती की रिक्वायरमेंट है फॉर परफॉर्मिंग द बॉडी फंक्शंस, तो दैट इज इनफ। एक और टर्म आती है इन द फंक्शंस ऑफ लिवर, दैट इज ग्लाइकोनियोलाइसिस। इन टर्म्स को समझना है आपने अच्छे से, 4-5 टाइम्स मैं रिपीट करूंगी। ये क्या था, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब कुछ जनरेट करना, कुछ नया बनाना, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, तोड़ देना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक्सेस जो है ग्लूकोज या चपाती ली थी, वो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में तो स्टोर हो गया, ठीक है। लेकिन जब आपने व्रत रख लिया, उसके बाद आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, किसी कारण से आपको खाना नहीं मिला, तो भी आप, ऐसा तो नहीं कि एक दिन रोटी नहीं मिले पूरा दिन तो आप मर जाते हैं, नो, कुछ इफेक्ट नहीं होता, वीकनेस फील होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाता है, तब लिवर के अंदर ग्लाइकोनियोलाइसिस, यानी कि जितना भी आपने ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर किया हुआ है, वो वापस ग्लूकोज बनकर कहां पर आ जाता है, ब्लड के अंदर, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोनियोलाइसिस, ठीक है। तो 3 टर्म्स हमने की हैं अब तक, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि फैट ग्लू और इन सब चीजों से जो भी हमने एक्सेस ग्लिसरॉल खाया है उससे ग्लूकोज का बन जाना, जेनेसिस मतलब जनरेट होना, यहाँ पर है ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजन का जनरेट होना किससे, ग्लूकोज से, और तीसरी टर्म है ग्लाइकोनियोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में लाइसिस हो जाना यानी कि ब्रेक डाउन हो जाना। ऐसे ही एक और टर्म है दैट इज लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस का क्या मतलब है, जो भी आपने एक्सेस में कार्ब्स लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, उन सब का फैट में कन्वर्ट हो जाना, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर ये बताया था। अगर आप एक्सेस में ग्लूकोज लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं यानी कि चपाती राइस एक्सेस में खाते हैं, तो वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब उसकी डाइजेशन होकर कार्बोहाइड्रेट्स क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज। लेकिन अगर ये बॉडी के काम का नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो ये मसल्स के नीचे फैट बनकर इकट्ठा हो जाता है, और इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, लाइपोलाइसिस, ठीक है। फिर लिवर का एक और फंक्शन है दैट इज हेपरिन। आपने कभी सोचा है कि जब कभी आपके चोट लगती है तो जब ब्लीडिंग होती है, साथ के साथ वहां पर ब्लड जो है वो जमना शुरू हो जाता है, लेकिन आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर कभी नहीं खून जमता, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, हमेशा ऐसे ही फ्लो करता रहता है, ब्लड चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर एक सब्सटेंस है दैट इज हेपरिन, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, इसे हम बोलते हैं एंटी कोआगुलेंट। तो जैसे ही हमारी ब्लड वेसल रप्चर होती है, चोट लगती है, ब्लड वेसल टूटती है, फटती है, हेपरिन खत्म और ब्लड हमारा क्लॉट हो जाता है। इसके अलावा ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इनमें आ जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड फाइब्रिनोजन। ये 2 तरह के प्रोटीन्स हैं जो क्लॉटिंग में, आपके चोट लगी और वहां पर कुछ टाइम बाद 2 से 3 मिनट के अंदर अपने आप ब्लीडिंग रुक जाती है, खून जमना शुरू हो जाता है, और फिर वो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का एक क्रस्ट बन जाता है। ये सारा प्रोसेस कौन करवाता है, ये क्लॉटिंग प्रोटीन। एंजियोटेंसिन और एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिन जो है इनएक्टिव फॉर्म है और इसकी एक्टिव फॉर्म है एंजियोटेंसिनोजन। हमारी बॉडी अगर हम ध्यान से देखें ना, तो इसके जितने भी प्रोसेसेस हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुली मैन्युफैक्चर्ड, इतने अच्छे तरीके से, इतने कोऑर्डिनेटेड वे से सारे प्रोसेसेस को बनाया गया है, और ये पूरा प्रोसेस जो है हमारी बॉडी के चलते हैं, दे वर्क वेरी ब्यूटीफुली।
कैसे, आप देखो अगर कभी आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी आती है, कुछ भी होता है, हम अभी आने वाले चैप्टर्स में सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे और हर सिस्टम में आप यही पढ़ेंगे कि अगर कोई भी हमारी बॉडी का सिस्टम खराब होने लगता है तो बॉडी में एक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, अपने आप एक तरीका होता है बॉडी का उस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकलने का। ऐसी एक सिचुएशन जो बहुत कॉमन है वो है हाई ब्लड प्रेशर। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि आज ब्लड प्रेशर बढ़ा और आज ही उसको पता चल जाता है, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को सालों बाद पता चलता है, फिर हमें उसकी ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है। लेकिन इतने सालों तक वो कैसे सरवाइव करता है, उसकी बॉडी खुद ये इससे ओवरकम करने की कोशिश करती है। जब कभी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो ये बॉडी का ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। बीपी बढ़ने पर क्या है, एंजियोटेंसिन नाम का एक प्रोटीन जो है, सब्सटेंस जो है, जो कि किडनी से निकलता है, वो लिवर के अंदर जाता है और किसमें बदल जाता है, एंजियोटेंसिनोजन के अंदर। ये एंजियोटेंसिनोजन जो है हमारे ब्लड के अंदर जाकर हमारे ब्लड प्रेशर को वापस लोअर कर देता है, यानी कि मेंटेन कर देता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो अपने आप बॉडी उसको कोशिश करती है, कई बार कोई स्ट्रेस की कंडीशंस होती हैं, आप टेंशन में हो, परेशानी में हो, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपको पता भी नहीं होता, बॉडी उसको अपने आप ठीक भी कर देती है। कैसे, किडनी में से एंजियोटेंसिन निकलता है, किसमें बदल जाता है, एंजियोटेंसिनोजन में। ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पूरा ये वाला मैकेनिज्म जो है डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट जो है फंक्शन जो है 13th फंक्शन लिवर का, वो है कि एम्ब्रियो में जब हमारा बर्थ नहीं हुआ, हम अपनी मदर के यूट्रस के अंदर ही हैं अभी, तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो है, जो आरबीसी फॉर्मेशन है, वो भी लिवर के अंदर ही होती है। आफ्टर बर्थ जो है हमारी आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होती है, कोई बता सकता है मुझे? आरबीसी कहाँ बनते हैं हमारे? बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। यस, बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, गुड। आफ्टर बर्थ हमारे आरबीसी बनते हैं हमारे बोन मैरो में, लॉन्ग बोन्स, जैसे हमारी आर्म्स की बोन्स हैं, हमारी लेग्स की बोन्स हैं। तो इन बोन्स के अंदर जो है खाली जगह नहीं होती, इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो। और यही बोन मैरो में हमारे रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जो है वो बनते हैं। लेकिन बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ये कहाँ बनते हैं? इन द लिवर। लिवर का और भी फंक्शन है, जैसे आपने कोई मेडिसिन खाई है, कोई भी ड्रग्स लिए, ड्रग्स मतलब नशे की चीज नहीं होती, मेडिसिन होती है, ठीक है। कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, जरूरी नहीं कि आपने जहर ही खाया है, आप जैसे अगर कोई भी सब्जियां फ्रूट खा रहे हैं उसके ऊपर जो है स्प्रेज किए जाते हैं इतने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, तो वो सब क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। अब जब आपने वो सब्जियां खाई, अब जितना मर्जी उनको वॉश कर लो वो नहीं खत्म होते हैं, तो वो सारे टॉक्सिक सब्सटेंस भी फाइनली कहाँ पहुंचते हैं, लिवर में, और वहां से ही एक्सक्रीट हो जाते हैं, बॉडी के बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं लिवर के। फिर हमने कल किया था बाइल जूस के बारे में, तो फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ पर बनता है? इन द लिवर। तो ये बाइल जूस क्या काम करता है? बाइल जूस अगर हम देखें तो बाइल जूस के जो सॉल्ट्स हैं जो मैंने आपको कल बताए थे, बाइल पिगमेंट्स या बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो कि येलो कलर का है, बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये कंबाइन करते हैं विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कहाँ पर होता है, स्टमक के आई फूड के अंदर। स्टमक में जब फूड की चर्निंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है HCl के साथ, तो वो जो लिक्विड बनता है उसे हम बोलते हैं चाइम। तो बाइल सॉल्ट्स जो लिवर के हैं वो चाइम के साथ मिलते हैं और उसको एसिडिक से, चाइम जो है HCl होने के कारण क्या है, एसिडिक, तो इसको अल्कलाइन बनाना किसका काम है, बाइल सॉल्ट्स का।
क्योंकि स्टमक के अंदर तो म्यूकस की कोटिंग है, वो तो अपने HCl से प्रोटेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो एसिड मिला हुआ फूड जब स्टमक से आगे चलेगा और इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो उसकी लाइनिंग खराब हो सकती है, इसीलिए सारे फूड को अल्कलाइन करना पड़ेगा, और ये काम कौन करता है? बाइल। दूसरा जो फंक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कभी बाइल जूस के फंक्शंस पूछे जाएं और जो मैं बताने जा रही हूँ ये वाला फंक्शन आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिद्धि आपका माइक ऑन है बेटा, प्लीज ऑफ कर लो इसे। सेकंड फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मल्सिफिकेशन का मतलब होता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फैट को कन्वर्ट कर देना। अब इसकी क्या जरूरत है? आपने अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा सुना होगा कि अगर कभी कोई बीमार हो या कुछ हो, या वैसे भी वो कहते हैं कि तली हुई चीजें जो है वो देर से डाइजेस्ट होती हैं, देर से हजम होती हैं। ऐसा कहा जाता है आपको कि तली हुई चीजें मत खाओ, या कोई बीमार होता है तो उसको हम फ्राइड फूड नहीं देते, पूरियां पकौड़े ऐसी चीजें नहीं देते हैं, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फैट जो है वो डाइजेस्ट होने में सबसे लंबा टाइम लगाते हैं। लंबा टाइम क्यों लगाते हैं? क्योंकि फैट को हम डायरेक्टली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फैट की इमल्सिफिकेशन। पहले हम फैट की इमल्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बदल देते हैं। और ये ड्रॉपलेट में फैट को बदलना, ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर कौन करता है? बाइल जूस। बाइल जूस में भी कौन? बाइल जूस में प्रेजेंट बाइल सॉल्ट्स। ये बाइल सॉल्ट्स फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल देते हैं। अब इन ड्रॉपलेट्स को हम आसानी से अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बाइल जूस। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बनाना, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कई तरह के जो हमारी बॉडी के अंदर फूड से ही बनता है, जो हम फैटी फूड खाते हैं, वो कई तरह के फैटी एसिड्स के साथ मिलकर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी किसमें प्रेजेंट होता है? बाइल जूस के अंदर। आपको मैं बता दूं, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बुरी चीज नहीं है। जो भी हम ऑयल घी खाते हैं, जो भी हम फैट खाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो दो तरह का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं हम HDL और बैड कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं हम LDL। HDL का मतलब है हाई डेंसिटी लिपिड्स और ये ऑपोजिट लो डेंसिटी लिपिड्स। तो लो डेंसिटी लिपिड्स जो है, जो ये वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे लिए खतरनाक होता है, जो हमारे अंदर क्लॉट बना सकता है ब्रेन के अंदर, हार्ट के अंदर। लेकिन जो हाई डेंसिटी लिपिड्स हैं दे आर गुड, ये अच्छे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको फैट बिल्कुल ही नहीं खाना है, ऑयल्स बिल्कुल नहीं खाने हैं, लेकिन देखकर खाना है कि गुड या बैड। अभी इन दिनों लोग क्या करते हैं, ज्यादातर यूज कर रहे हैं सरसों का ऑयल, कि देखो जी दिल की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, तो हमारा सारा हम तो देसी घी भी नहीं खाते हैं जी, हम तो रिफाइंड ऑयल भी नहीं खाते हैं, हम क्या खा रहे हैं? हम खा रहे हैं सिर्फ सरसों का तेल। अगर आप एक ही तरह का ऑयल यूज करेंगे तो या तो आपको उसमें से ओनली बैड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा या गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। हमारे लिए दोनों को ही जरूरी है खाना। हाँ, हालांकि बैड कोलेस्ट्रॉल हमें ज्यादा नहीं लेना है, हम चाहेंगे कि ये वाला कम लें और गुड कोलेस्ट्रॉल हम ज्यादा लें, लेकिन सरसों के ऑयल में बैड कोलेस्ट्रॉल है। वो गुड कोलेस्ट्रॉल जब तक हमारा नहीं बढ़ता, बैड कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो सकता। तो हमें हर तरह का ऑयल खाना चाहिए, हमें देसी घी भी खाना चाहिए, हमें उनकी अमाउंट जो है उसको लिमिट करना है कि खाना थोड़ा है लेकिन खाना सब कुछ है, कोई चीज छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो बाइल जूस का काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल के साथ फैटी एसिड्स की, कई तरह की फैटी एसिड्स की एब्जॉर्प्शन कराना, जो बाइल जूस में प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल कराता है। विटामिन A, D, E एंड K, ये जो हमने फूड खाया जो इंटेस्टाइन में पहुंचा, तो वो सारे इंटेस्टाइन के अंदर ये विटामिन जो है इकट्ठे हो जाते हैं और इनकी एब्जॉर्प्शन भी बाइल कंपोनेंट्स की वजह से ही होती है। बाइल के अंदर प्रेजेंट कुछ कंपोनेंट्स हैं
जो इनको हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल सॉल्ट्स मतलब सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये जो मिनरल्स हैं इन सब की एब्जॉर्प्शन भी हम बाइल सॉल्ट्स की वजह से ही कर पाते हैं। बाइल के कारण ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स भी होती हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन सबकी वॉल के अंदर इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से फूड को धक्का लगता है, फूड जो है वो नीचे की ओर धकेला जाता है और आगे बढ़ता है डाइजेशन के लिए। तो ये वाली मूवमेंट्स भी बाइल जूस जो है हमारे अंदर बढ़ा देता है। इसके अलावा बाइल जूस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये अपने अंदर किसी भी तरह के बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रो नहीं करने देता। अगर आप जितना मर्जी हाइजीनिक खा लो, जितना मर्जी आप अच्छा फूड खा लो, कहीं ना कहीं उस फूड में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो होंगे, और ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बाइल जूस के साथ मिक्स होते ही खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, इतना क्लियर है आपको? फंक्शंस ऑफ लिवर एंड फंक्शंस ऑफ बाइल जूस, क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ग्लैंड्स कर रहे हैं। पहले हमने पढ़े सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि हमारे सलाइवा बनाने वाले कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। फिर हमने अगला ग्लैंड किया लिवर जो कि बाइल जूस बनाता है, और स्टमक के अंदर हमने ग्लैंड्स किए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। आज हम करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दैट इज पैंक्रियास। ये मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ पैंक्रियास। ये है ड्यूडेनम और ये है पैंक्रियास। पैंक्रियास को हम ड्यूअल ग्लैंड बोलते हैं। ड्यूअल मतलब दो तरह का। पैंक्रिया का पार्ट एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? जो ग्लैंड किसी डक्ट, किसी ट्यूब से अपनी सिक्रीशन को बाहर निकालता है वो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशन डाल देता है वो क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियास का 95% जो हिस्सा है वो एक्सोक्राइन है और 5% जो हिस्सा है वो क्या है? एंडोक्राइन। तो मैं आपको ये रेड कलर से दिखा रही हूँ पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट। तो मैं ये रेड कलर से बना रही हूँ। ये एक डक्ट है जिसे हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियास के अंदर एक डक्ट होती है। ये डक्ट जो है ये खुलती है इनटू द डोडेनम। मैंने आपको बताया था मेन डाइजेशन सारा किसके अंदर होता है? डोडेनम के अंदर। इसीलिए सारी ही सिक्रीशंस किसके अंदर आती है? डोडेनम के अंदर। अगर हम बात करें तो ये यहाँ से ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट, सिस्टिक डक्ट, इधर से लिवर की डक्ट आ गई, हिपैटिक डक्ट, और दोनों ने मिलकर क्या बना दी? कॉमन बाइल डक्ट। तो ये यहाँ से आती हुई कॉमन बाइल डक्ट किससे मिलती है? पैंक्रियाटिक डक्ट से। और किसमें ड्रेन होती है? इनटू द डोडेनम। यानी कि जो यहाँ से बाइल जूस आ रहा है वो भी डोडेनम के अंदर जाएगा, और पूरे पैंक्रियास का एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट मिलकर जो जूस बनाएगा दैट इज पैंक्रियाटिक जूस। वो भी कहाँ जाएगा? इनटू द डोडेनम। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसका एक्सोक्राइन पार्ट दिखा रही हूँ। एक्सोक्राइन पार्ट में ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, और पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ छोटी छोटी डक्ट के साथ जुड़े होते हैं इस तरह के सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं एसिनर सेल्स। इन सब की डक्ट जो है वो कॉमनली कहां पर खुल रही है? इनटू द पैंक्रियाटिक डक्ट। तो 95% हिस्सा जो है
वो किसने घेरा हुआ है? इन सेल्स ने, जिन्हें हम बोलते हैं असाइनर सेल्स। तो इन जो असाइनर सेल्स हैं, इनमें से छोटी छोटी डक्ट्स निकल रही हैं, और ये डक्ट्स जो हैं वो किसके अंदर पोर कर रही हैं? ये पोर कर रही हैं इनटू द पैंक्रियाटिक डक्ट। ये पार्ट है एक्सोक्राइन, क्योंकि ये डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन निकाल रहे हैं। दूसरी तरह के सेल्स जो होते हैं, जो कि ओनली 5% प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाज में, वो होते हैं यहाँ पर ये पेरिफेरी पर, साइड्स पर। ओनली 5% हिस्सा ये करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? दे आर द एंडोक्राइन पार्ट, यानी कि ये बिना किसी डक्ट के अपनी सिक्रीशन निकालते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं ये एक असाइनर सेल को बड़ा करके आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर ये इस तरह से खुल रहा है एक असाइनर सेल, ये इसकी डक्ट आ रही है जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट में खुल रही है, तो ये ऐसा आपको दिखेगा एक असाइनर सेल। अब नॉर्मली कैसे होता है, ये असाइनर सेल्स के अंदर जो इनकी डक्ट है ना, ये ऐसे है जैसे कि आप किसी बलून के अंदर स्ट्रॉ डालते हो और फिर उसको फुलाते हो। स्ट्रॉ डाल देते हैं ना, पाइप डाल देते हैं बलून्स के अंदर, फिर उनको फुला देते हैं और उस स्ट्रॉ से हम उनको आसानी से पकड़ लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही स्ट्रॉ की तरह असाइनर सेल के अंदर ये डक्ट होती है। नॉर्मली डक्ट जो है वो यहाँ तक होनी चाहिए, लेकिन इसकी एक स्पेशल बात है कि ये जो डक्ट के सेल्स हैं ये अंदर तक जाते हैं। पूरा असाइनर सेल के अंदर की जो सेंटर में कैविटी है, दैट इज ल्यूमेन, उसके अंदर तक ये जाते हैं और सिक्रीशंस लेकर कहाँ पोर कर देते हैं? इनटू द पैंक्रियाटिक डक्ट। असाइनर सेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो असाइनर सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। असाइनर सेल्स जो हैं, इनके पिरामिडल सेल्स भी हम इनको बोलते हैं। ये जो सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं कुछ प्रोएंजाइम्स। ये सिक्रीट करते हैं कुछ प्रोएंजाइम्स। प्रोएंजाइम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज प्रोएंजाइम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट की, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अगर हम इसको खोलकर देखें तो इसके अंदर हमें मिलेंगे अल्फा सेल्स बाहर की ओर और बीटा सेल्स अंदर की ओर, और एक तीसरी तरह के और सेल्स होते हैं इसके अंदर, दैट इज डेल्टा सेल्स। तीन तरह के सेल्स होते हैं, डेल्टा, अल्फा एंड बीटा सेल्स। तीनों का काम अलग अलग है। अल्फा सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं एक एंजाइम ग्लूकागन। ग्लूकागन का काम क्या है कि ये ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ाता है इन द ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ा देना। बीटा सेल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं सबका जाना पहचाना जो है हार्मोन, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन काम क्या है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट को कम कर देना। ठीक है, और डेल्टा सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन, दैट इज सोमैटोस्टैटिन। अब सोमैटोस्टैटिन का काम क्या है? ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों पर ही चेक रखना कि अगर ग्लूकागन बढ़ रहा है तो इंसुलिन को बढ़ा दो, इंसुलिन बढ़ रहा है तो ग्लूकागन को बढ़ा दो, ताकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो एक नॉर्मल रह सके। ग्लूकागन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, और इंसुलिन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को कम कर रहा है। अगर इन दोनों को बराबर रखे जाएगा तो क्या होगा? एक्सेस ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर नहीं बन पाएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक हार्मोन कम या ज्यादा हो गया तो हमारे अंदर ग्लूकोज की अमाउंट भी कम या ज्यादा हो जाएगी। इस चीज को कौन चेक रखता है? जो तीसरा हार्मोन है, दैट इज सोमैटोस्टैटिन। क्लियर है इतना? यस मैम। तो ये है पैंक्रियाज। एक दिन के अंदर एक नॉर्मल पर्सन 500 to 800 ml पैंक्रियाटिक जूस बनाता है, जिसके अंदर
हमने बात की अभी प्रो एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से प्रो एंजाइम्स होते हैं? नंबर 1 है काइमोट्रिप्सिनोजन, नंबर 2 इज ट्रिप्सिनोजन, और थर्ड है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। 3 प्रो एंजाइम है जो आगे चलकर प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये 3 जो है प्रो एंजाइम्स हैं जो कि पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से रिलीज होते हैं, और एंडोक्राइन पार्ट से अल्फा सेल से ग्लूकागन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन, जो इन दोनों पर चेक रखता है। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज।